Hello students, this is Abhishek Verma and you are watching Vidyas Thaliwale sir. So students, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में फेडरलिज्म के बारे में। सो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा और सही जवाब देने वाले विनर का नाम अनाउंस होगा हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को, जो कि है फेडरलिज्म। तो स्टूडेंट्स, पहले हम फेडरलिज्म वर्ड के ओरिजिन के बारे में, साथ ही साथ इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट और इसके प्रॉपर डेफिनेशन की बात करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि जो फेडरलिज्म वर्ड है ये किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से, और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो जो फेडरलिज्म वर्ड है इसको आप पहले भी सुन चुके होंगे ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल जो है फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड से निकला हुआ फेडरलिज्म। फेडरेशन का मतलब होता है ग्रुप, कुछ चीजों का, कुछ स्टेट्स का, कुछ नेशंस का क्या होता है, ग्रुप होता है, उसी को क्या कहा जाता है, फेडरेशन। उसी से फेडरलिज्म है। तो ठीक है, ये जो फेडरलिज्म वर्ड है ये ओरिजिनेटेड है किससे, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड फोइडस, लैटिन वर्ड फोइडस से ओरिजिनेटेड है कौन सा वर्ड, फेडरलिज्म। तो जी हाँ, हम ये जो फेडरलिज्म वर्ड को सुनते हैं, ये हमारी लैटिन भाषा जो पुरानी भाषा रही है उसके फोइडस वर्ड से ओरिजिनेट किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है, इस फोइडस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रीटी या फिर पैक्ट, समझौता, है ना। ट्रीटी और पैक्ट के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे हमने पढ़ लिए हैं गांधी इरविन पैक्ट, है ना, इसके बारे में पढ़े हमने। तो फोइडस वर्ड जो है लैटिन वर्ड है और ये इसका मीनिंग क्या होता है, ट्रीटी और पैक्ट होता है, या तो ट्रीटी या फिर पैक्ट होता है, जिसका मतलब अब हिंदी में जानते हैं कि क्या है, समझौता। तो यहाँ पे हम फेडरलिज्म वर्ड का ओरिजिन जान चुके हैं कि किस भाषा से ओरिजिन है, लैटिन वर्ड से। तो फेडरलिज्म इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फोइडस विच मीन्स ट्रीटी और पैक्ट, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी या पैक्ट होता है। तो ये हमने फेडरलिज्म वर्ड के ओरिजिन के बारे में जान लिया। और फेडरलिज्म है क्या, इसके अगर हम मीनिंग की बात करें तो फेडरलिज्म इज नथिंग बट इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जी हाँ, इसके पहले वाले चैप्टर में जो हमने पावर शेयरिंग में पढ़ा है कि वेरियस फॉर्म ऑफ जो पावर होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसमें हमने पढ़ा था वर्टिकल शेयरिंग पावर, है ना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। वर्टिकल का मतलब क्या, पावर वो किसमें बांटना, डिफरेंट लेवल्स में बांटना। हॉरिजॉन्टल में हमने पढ़ा था किसमें, कि डिफरेंट ऑर्गन्स में बांटना। और वर्टिकल में हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट लेवल, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, है ना, उसे क्या कहा जाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि कंट्री में या नेशन में पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी लेवल वाइज पावर बांटना कंट्री में, क्या कहलाता है, फेडरलिज्म कहलाता है। तो हमारे कंट्री में भी है, हमारे कंट्री में स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। तो क्या हो गया, वो फेडरलिज्म हो गया, है ना, फेडरेशन हो गया। हमारा जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट नेशन है, वो क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। फेडरलिज्म फॉलो होता है ना। हमारे कंट्री को हम एग्जैक्ट फेडरलिज्म नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जब इस चैप्टर को आप पूरी तरह से लर्न कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा पढ़ लेंगे आप तो आपको समझ में आएगा क्यों इंडिया फेडरलिज्म को फॉलो तो करता है लेकिन हम उसको एग्जैक्ट 100% फेडरलिज्म नहीं बोल पाते हैं। इसकी हम बात करेंगे आगे चल के, ठीक। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है तो हम जानते हैं, ठीक। और दुनिया में जो भी देश है फेडरलिज्म को फॉलो करने वाले, उनका नंबर जो है बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड में 192 कंट्रीज में से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसी कंट्रीज हैं, अबाउट 25 कंट्रीज आर फेडरल, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स को फॉलो करती हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी नेशंस है 192, उसमें से सिर्फ ऐसी 25 कंट्री, सिर्फ 25 नेशंस है जो क्या करती हैं, फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, है ना। आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो भी ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है इस वर्ल्ड मैप में, आपको जो भी ग्रीन पार्ट में दिखाई दे रहा है वो सब क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। और जो ग्रीन पार्ट में नहीं है, यानी कि नेवी ब्लू पार्ट में है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो होता है या फेडरलिज्म नहीं है, नॉन फेडरल स्टेट है। आप समझ सकते हैं, इस वर्ल्ड मैप की सहायता से आप देखेंगे, आपको नजर आ रहा होगा कि जो भी ग्रीन पार्ट में है वो लार्ज कंट्रीज हैं, और जबकि जो नेवी ब्लू पार्ट में है वो या तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या फिर वो यूनिटरी गवर्नमेंट है ना, स्मॉल कंट्रीज में अधिकतर ऐसी हैं। आप देख सकते हैं एग्जांपल इंडिया, साउथ अफ्रीका, इधर आप रशिया की तरफ देख सकते हैं, मैक्सिको वगैरह, उन सब में जो है, और अमेरिका, ये सब क्या है, फेडरलिज्म को फॉलो करने वाले, फेडरेशन ऑफ स्टेट दिख रहे हैं। और उसमें जो डार्क ब्लू जो दिख रहा है, नेवी ब्लू जो दिख रहा है, उसमें आप देख सकते हैं सऊदी अरब है, चाइना है। तो ये ऐसी कंट्रीज है जहां यूनिटरी गवर्नमेंट चलती है, यानी पावर डिफरेंट लेवल में नहीं बटी है, वहां एक ही तरह की गवर्नमेंट सबको संभालती है। आप सऊदी अरब को देख लीजिए, है ना, चाइना को देख लीजिए, ये सब जो है, जो आपको नेवी ब्लू में दिखाई दे रही है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म फॉलो नहीं होती है। और एक बात आपने नोटिस की होगी,
भले ही सिर्फ 25 कंट्रीज ही फॉलो करती हैं फेडरलिज्म को, लेकिन पूरे वर्ल्ड का जो 40% पॉपुलेशन है इन्हीं 25 कंट्रीज में लाइज करता है ना। यानी सारे जो दुनिया के बड़े देश हैं उन सारे देशों में कौन सी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, फेडरलिज्म फॉलो होती है। तो हमें ध्यान रखना है 2-4 बातें। कौन सी बातें ध्यान रखनी है? सबसे पहली बात ये कि फेडरलिज्म जो है वो कौन से लैटिन वर्ड से निकला हुआ है? फिडस वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड फोइडस, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रीटी और पैक्ट। तो फेडरलिज्म वर्ड ओरिजिनेटेड है लैटिन वर्ड फोइडस से, जिसका मतलब होता है ट्रीटी या फिर पैक्ट। और हम फेडरलिज्म के ब्रॉडर मीनिंग की बात करें तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म इज नथिंग बट इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। जी हाँ, फेडरलिज्म क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी कि गवर्नमेंट की जो भी पावर होगी वो डिफरेंट लेवल्स में बटी होगी, उसे ही हम क्या कहेंगे? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर फेडरलिज्म कहेंगे। ठीक। और ये जो फेडरलिज्म है हमारे नेशन में, जो फेडरलिज्म फॉलो होता है वो किस हिसाब से? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 का फर्स्ट पार्ट है ना, आर्टिकल 1 का फर्स्ट पार्ट ही कहता है कि इंडिया जो है फेडरेशन ऑफ स्टेट है। यानी हमारा पहला रूल, पहला आर्टिकल यही है कि इंडिया क्या रहेगा? फेडरेशन रहेगा, यानी पावर बटी होगी, किसी एक के हाथ में पावर नहीं होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यही डिसाइड किया था। दूसरी बात कि जो आपको पहले बताया, इतने सारे नेशंस में से 192 कंट्रीज जो पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से सिर्फ 25 कंट्रीज ही क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है ना। वहीं पर फेडरलिज्म फॉलो होता है, जबकि इन्हीं 25 कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन आ जाती है। यानी वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन, लगभग आधी पॉपुलेशन सिर्फ फेडरलिज्म वाले कंट्रीज में और आधी जो है नॉन फेडरलिज्म वाली कंट्री में है। अब नॉन फेडरलिज्म में बहुत सारे टाइप की गवर्नमेंट है ना। वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहां पर मोनार्की है, नॉन डेमोक्रेटिक और कई तरह की चीजें चलती हैं वहां पर। लेकिन अकेले फेडरलिज्म वाली कंट्रीज में, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की? 40% पॉपुलेशन है। और इवन जो वर्ल्ड के मोस्ट लार्ज कंट्रीज हैं, यानी अधिकतर जो लार्ज कंट्रीज है, जो बड़े बड़े देश अधिकतर, उसमें से सारे के सारे मैक्सिमम कंट्रीज जो है वो क्या है? फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं, क्योंकि फेडरलिज्म एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है जो क्या कर सकता है? बड़ी से बड़ी गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर कराता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उन नेशंस में, डिफरेंट टाइप के जो लोग रहते हैं, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, उसके साथ बहुत अच्छे से डील करने में हेल्प करता है कौन? फेडरलिज्म। इसीलिए तो फेडरलिज्म को बड़ी बड़ी कंट्रीज फॉलो करती हैं, और फेडरलिज्म ज्यादा फेमस है बड़ी कंट्रीज में, क्योंकि वो उनके लोगों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा कम कर देता है ना, लोगों को सही तरीके से रहने देता है। अगर हम आपको बात कर रहे हैं फेडरलिज्म के बेस्ट एग्जांपल्स की, तो आप अमेरिका, यूएसए को देख लीजिए, इंडिया को देख लीजिए। इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, इतने ज़्यादा लार्ज एरिया भी है कंट्री का ना। ऐसा नहीं छोटी मोटी कोई कंट्री, श्रीलंका या बेल्जियम जैसी है ना, ये लार्ज कंट्रीज हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, इथनिक हो, किसी भी तरह की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फिर भी यहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह से रन कर रही है। कभी यहाँ पर मोनार्की नहीं आई। अमेरिका में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए आप, है ना। जब से ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना है, रिपब्लिक हुए हैं, उसके बाद से मोनार्की नहीं आती है ना। कभी बहुत बड़ा सिविल वॉर जैसा सिस्टम नहीं हुआ कि आपस में लोग बहुत लड़ने लगे, या गवर्नमेंट से लोग बहुत ज़्यादा नाराज हैं, श्रीलंका जैसा कि लोग सेपरेट नेशन की डिमांड करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, यानी कि यहाँ जो फेडरलिज्म फॉलो होता है, वो बहुत ही अच्छा है। इसने लोगों को पावर दी है, इसने लोगों की बातों को सुना है, इसने कभी किसी के राइट्स नहीं छीने। यानी फेडरलिज्म सिस्टम बेटर माना जाता है बड़ी कंट्रीज में, इन ऑर्डर टू डील विथ कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनसे डील करने में बहुत आसानी होती है। कौन सा सिस्टम चलाने से? फेडरलिज्म। तो ये हमने बात की है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म का एग्जांपल आप यूएसए और अमेरिका, इंडिया को ले सकते हैं। आप देखेंगे फेडरलिज्म होने से क्या होता है। अभी हमने जो बात की कि यूएसए, इंडिया जैसी कंट्रीज में बहुत अच्छे से सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे से रूल कर रही है, लोग बड़े खुश हैं ना। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा गवर्नमेंट से नाराज ही रहते हैं, उनकी बात वो अपार्ट हम अलग कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट से खुश है, क्योंकि वो फेडरलिज्म चला रहे हैं। और इसका अपोजिट हम ले लें दूसरी कंट्री जैसे कि चाइना, सऊदी अरेबिया, उन कंट्रीज के फंडामेंटल राइट्स को आप देखेंगे तो ना के बराबर है लगभग। उनको फंडामेंटल राइट्स मिलते ही ढंग के, वो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो अपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, अपनी मर्जी से इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, अपनी मर्जी से नेता नहीं चुन सकते। सारी चीजें उन कंट्रीज में होती है, यानी कि नॉन फेडरलिज्म फॉलो करने वाली कंट्रीज में, है ना। तो आप सिंपल से एग्जांपल समझ पा रहे हैं कि फेडरलिज्म बेटर है या बेटर नहीं है ना। अगर बेटर होता तो इंडिया और यूएसए जैसे कंट्री फॉलो करती ही और कर भी रही हैं। अब बेटर नहीं होता तो इंडिया और यूएसए से फॉलो करती क्या? नहीं फॉलो करती ना। हमारी कंट्रीज जो हैं अच्छा चाहने वाली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएसए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक माना जाता है, इसलिए तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म फॉलो होता है ना।
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी फीचर है और साथ ही साथ ये हमारी खास बातें, हमारे प्लस पॉइंट है रूल करने में। इसलिए यहाँ की जो जनता है ज़्यादा सुखी है, यहाँ के पीपल ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी गवर्नमेंट से, जो भी प्रोसीजर चल रहा है रूल का। तो ये हमने जाना है फेडरलिज्म के बारे में। एक बार ओवरऑल आपको अगर रिवीजन बता दें हम इस फेडरलिज्म वर्ड का इंट्रोडक्शन जो हम देने में, तो फेडरलिज्म जो है लैटिन वर्ड किससे, फोइडस से ऑब्टेन किया है, ओरिजिनेटेड है, जिसका मतलब क्या होता है टीटी या फिर पैट, ठीक। और फेडरलिज्म का हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करें तो फेडरलिज्म का ब्रॉडर मीनिंग का मतलब क्या, इट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर देना, यानी डिफरेंट लेवल में पावर बांट देना गवर्नमेंट की, उसी को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। और हम जानते हैं कि वर्ल्ड की इतनी सारी कंट्रीज में से सिर्फ 25 कंट्रीज ही क्या फॉलो करती है, फेडरलिज्म फॉलो करती हैं। और इन्हीं 25 कंट्रीज में इंडिया की पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन बिलोंग करती है, रहती है, ठीक। और मोस्ट कंट्रीज जो लार्ज कंट्रीज है, मोस्टली लार्ज कंट्रीज जितनी भी हैं पूरे वर्ल्ड में, वो अधिकतर कौन सा सिस्टम चलाती हैं, फेडरलिज्म ही चलाती हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को ही फॉलो करती हैं। तो ये हो गया हमारा फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन। आई होप कि आपको फुल इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म की। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। अब हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट की, यानी कि फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरलिज्म जो है वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की, क्या कहता है फेडरलिज्म या किसे कहा जाता है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये हम पहली बात कर चुके हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक। तो आप तो समझ गए कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब गवर्नमेंट ही पावर शेयर करती है ना, तो वो फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें होता क्या है, इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन, इसमें पावर क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड, ठीक है। फेडरलिज्म ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए इसमें डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया कि सेंट्रल और स्टेट के बीच, ऐसा इसलिए नहीं बोला कि जरूरी नहीं है कि स्टेट ही हो, हर नेशन में जरूरी नहीं कि जैसे स्टेट्स है हमारे यहाँ 28 वैसे स्टेट्स ही होंगे, स्टेट्स नहीं होते सब कंट्री में, जरूरी नहीं है। कई जगह पर प्रोविंस होते हैं, प्रांत बोलते हैं, उन्होंने स्टेट ना बोलकर उसे क्या बोलते हैं, प्रोविंस बोलते हैं। जैसे फ्लेमिश रीजन है वो एक प्रोविंस है ना, वेलोनिया रीजन एक प्रोविंस है। तो इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोग तो स्टेट में बांटते हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती हैं जो स्टेट में न डिवाइड करके वो क्या कर देती है, रीजन वाइज, प्रोविंस वाइज, एरिया वाइज डिवाइड कर देती हैं। इसलिए हम उसे दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एक तो सेंट्रल और दूसरा जिन भी यूनिट से वो बना होगा, चाहे वो स्टेट से बना हो, चाहे वो सिटी से बना हो, चाहे वो प्रोविंस से बना हो, जिससे भी बना होगा उससे मिलाकर जो पावर डिवाइड होती है ना उनके बीच में, उसी को हम क्या बोलते थे, फेडरलिज्म। तो आपको हम डिटेल में बताते हैं इसको, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं इस डेफिनेशन को। फेडरलिज्म इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है इनकी हम बात करते हैं। एक तो हमारा क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी, यानी आप समझो एक तो पावर किसमें बटी होगी, सेंट्रल, यानी ये जो पावर होगी, हम जो बात कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट की पावर, जो भी पावर है वो किस में बटी होगी, एक तो वो पावर बटी होगी सेंट्रल में, और ये वेरियस जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स है इसमें क्या हो सकता है, स्टेट हो सकते हैं ना, स्टेट्स हो सकते हैं, प्रोविंस हो सकते हैं, प्रोविंसेस हो सकते हैं, और तो और इसमें सिटीज भी हो सकती है ना, इसमें सिटीज भी आ सकती हैं, इसमें सिटीज भी आ सकते हैं, इन सब में बटा होगा। अगर पावर इतने में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक चीज तो कंपलसरी, कौन सा, सेंट्रल, ये कंपलसरी है, फिर या तो स्टेट के साथ बटे पावर, या फिर प्रोविंस के साथ बटे, या फिर सिटी के साथ, किसी के साथ भी बटे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट बच गए नेशन में, है ना, सेंट्रल के बाद जितना भी बच जाता है, चाहे वो स्टेट बच जाए, गांव बच जाए, या प्रोविंस बच जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म बोलेंगे। तो ये हमारा फेडरलिज्म है। इसमें पावर डिवाइड की जाती है एक सेंट्रल अथॉरिटी के बीच और अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंट्री। तो ये कहता है हमारा फेडरलिज्म। तो दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म, और यही हमारे फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब फेडरलिज्म में होता क्या है, यानी कि जो नेशन फेडरल होता है उसमें क्या होता है, पावर तो डिवाइड कर देते हैं, बट पावर डिवाइड करने के लिए ये सेंट्रल अथॉरिटी भी तो चाहिए और स्टेट वाली अथॉरिटी भी तो चाहिए, यानी इनका कॉन्सेप्ट कैसा है और इनका कॉन्सेप्ट कैसा है। तो हम इनकी ही बात करने वाले, सॉरी सेंट्रल है, सेंट्रल में
स्पेलिंग मिस्टेक होगा, देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये सेंट्रल और इस तरह की जो प्रोविंस और स्टेट है, इनके बीच जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, इनके बीच जो रिलेशन होगा, इनके बीच जो पावर बटी होगी, वो कैसे होगा, हम चलिए उसकी बात करते हैं। तो फेडरलिज्म की परफेक्ट डेफिनेशन समझ लेने के बाद अब हम बात करते हैं कि फेडरलिज्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किस चीज पे फेडरलिज्म वर्क करता है। तो देखिए, फेडरलिज्म को वर्क करने के लिए, यानी किसी कंट्री मान लीजिए फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये देश फेडरलिज्म के हिसाब से चलेगा, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, वहां के लॉ मेकर्स को, वहां की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, 2 लेवल की गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। कम से कम 2 लेवल तो चाहिए भाई, और 2 लेवल से कम हो गया तो फेडरलिज्म तो है ही नहीं। 2 लेवल से ज्यादा की जा सकती है। जैसे इंडिया को देख लो ना आप, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तीसरा क्या है, लोकल गवर्नमेंट है, जिसको पंचायती राज भी बोलते हैं ना। 3 लेवल की गवर्नमेंट है, तो फेडरलिज्म है क्योंकि 2 ही चाहिए ना। ऐसा नहीं बोलता है कि 3 चाहिए, 5 चाहिए या 1 चाहिए। वो क्या कहता है, 2 लेवल की गवर्नमेंट तो चाहिए। अब 2 से ज्यादा हो सकती है, होनी ही चाहिए, भी कंपलसरी नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए ये भी कंपलसरी नहीं है। 2 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक ऐसी लेवल की गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को संभालेगी, और एक ऐसी लेवल की गवर्नमेंट होगी जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट को संभालेगी। अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की बात हम कर चुके हैं, जैसे कि प्रोविंस, स्टेट, सिटीज, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल में। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो भी कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो होगा, इसका मतलब उस फेडरेशन में, उस सेंट्रल में और दूसरे प्रोविंस, स्टेट या फिर सिटीज को मिला के, फेडरेशन का वर्ड हम आपको पहले ही बताएं, फेडरेशन मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है ना, आपको पहले ही बता दिए हैं, ग्रुप होता है फेडरेशन का मतलब। तो उस ग्रुप में, यानी कि उस फेडरेशन में, हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का ना, सिंपल एग्जांपल, इंडिया फेडरेशन है, इंडिया एक कंट्री है, उस कंट्री में 28 छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक, छोटे नहीं बड़े भी है। तो उस फेडरेशन में एक गवर्नमेंट ऐसी है जो एंटायर कंट्री के लिए है। एक ऐसी गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे देश के लिए है ना, गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए गवर्नमेंट अलग है। और फिर दूसरा अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरे लेवल की भी गवर्नमेंट होगी, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी होती है। तो इस तरह की लेवल्स की गवर्नमेंट होगी। तो ये फेडरेशन में होगा, जो भी फेडरेशन होगा ना, उसमें 2 लेवल की गवर्नमेंट तो कंफर्म है। कौन सी पहली, एक तो पूरे देश के लिए, यानी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। दूसरा अदर लेवल्स की गवर्नमेंट, जिसे हम स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, प्रोविंस गवर्नमेंट भी बोल देते हैं। जिस देश में प्रोविंस रहेगा उसको हम प्रोविंस गवर्नमेंट बोलेंगे, जिस देश में स्टेट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक, आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना इस स्टेट वर्ड के नाम से। देख लीजिए कि हम पहले प्रीवियस क्लासेस में 8th 9th में भी हमने स्टेट के बारे में पढ़ा है। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी होता है, स्टेट का मतलब राज्य भी होता है ना, आप समझ रहे हैं ना। और एक स्टेट जो आप साइंस में पढ़ते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन सा स्टेट है मैटर का, है ना, वो भी आप पढ़ते हैं। तो स्टेट वर्ड को कंफ्यूज मत होइए। स्टेट वर्ड का पॉलिटिक्स में कई नाम से इस्तेमाल किया जाता है। पॉलिटिक्स में स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी हो सकता है, स्टेट का मतलब राज्य भी हो सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है इस स्टेट वर्ड का मतलब पॉलिटिक्स में। तो फेडरेशन कहता है कि एक एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक सरकार होगी, पूरे देश की एक सरकार होगी, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, जो करेगी क्या, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। कॉमन मतलब सबके लिए, मतलब सभी का एक ही वो टॉपिक होगा, सबकी भलाई के लिए। कॉमन नेशनल इंटरेस्ट यानी पूरे देश की भलाई के लिए काम करने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो पूरी देश की गवर्नमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे चाइना और इंडिया के बीच लड़ाई हो रही थी, जो गलवान घाटी में लड़ाई हो रही है, तो वहाँ लेह लद्दाख, जो लद्दाख बॉर्डर है, वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए। वो कौन सी गवर्नमेंट के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं क्या, नहीं, वो पूरे देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन वहां बॉर्डर पर नेगोशिएट करने, बातचीत करने या वहां पर सैनिकों से मिलने कोई चीफ मिनिस्टर गया क्या, नहीं गया, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का काम देश को संभालना नहीं है। चीफ मिनिस्टर का काम अपने स्टेट को संभालने का काम है, अपने प्रोविंस को संभालने का काम है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपने देख लिया कि वो कॉमन इंटरेस्ट है। पूरे देश पे मुसीबत आई तो कौन वर्क करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रोजमर्रा का जो शासन है, स्कूल, हेल्थ या फिर साफ सफाई, इस तरह के जो मैटर्स है, इसको कौन संभालता है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट संभालती है ना। अब एग्जांपल देते, जैसे आपके मोहल्ले में नाली सफाई नहीं हो रही, तो आप मोदी जी को फोन नहीं लेंगे, मोदी जी मेरे मोहल्ले की नाली साफ नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो देश की भलाई है ना, नाली साफ नहीं हो रही तो देश की बात नहीं है, वो मोहल्ले की, स्टेट की, आपके रीजन की बात है। तो आप अपने पहले लोकल गवर्नमेंट को फोन करेंगे, वहां की जो लोकल गवर्नमेंट होगी, या तो ग्राम पंचायत, वार्ड मेंबर, सरपंच, जो भी आप लेवल गवर्नमेंट रहे, मेयर, जनपद, जिला पंचायत, जो भी होगा उसमें संपर्क करेंगे, आप कंप्लेंट करेंगे। तो जो हमारे सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट होती है, उसका काम है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट, यानी पूरे देश की भलाई का काम करना। हमारे जो सेंट्रल लेवल के बाद की जो दूसरी गवर्नमेंट आती है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट होगी या प्रोविंस होगी, कोई भी होगी, हमारी कंट्री में क्या है,
स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, हम स्टेट की बात करते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका काम क्या है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो रोजमर्रा का शासन चलाना है, डेली का जो रूल चलाना है, प्रॉब्लम्स जो आती है छोटी मोटी, है ना, रोटी कपड़ा मकान से लेके, स्कूल से लेके, हेल्थ से लेके, जो भी साफ सफाई का, क्लीननेस हाइजीन का, इन सब का प्रॉब्लम आता है, उसको सॉल्व करने का जो मैटर है, उसके सॉल्व करने का जो जिम्मेदारी है, वो किसका होता है, स्टेट लेवल का होता है। तो इस तरह से 2 लेवल की गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली हमको बता दिया गया है कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है, पावर का डिवीजन। किसके बीच, देख सकते हैं आप, सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी जो लेवल की गवर्नमेंट होगी, स्टेट, प्रोविंस या सिटी जो भी होगी, रीजनल जो भी होगी, उनके बीच पावर को डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना, दूसरी भाषा में बोले हम इसको तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ही है पावर का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जहां फेडरलिज्म फॉलो होगा, एक चीज कंफर्म है, कौन सी चीज, फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कितनी लेवल की गवर्नमेंट होती है, 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, ये चीज कंपलसरी है, याद रखिएगा। जिस भी देश में फेडरलिज्म फॉलो होगा वो क्या होगा, 2 लेवल की गवर्नमेंट वहां पर होगी ही होगी। तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि जहां पर ग्रीन जोन था, जो हमने ग्रीन वाला पार्ट देखा, उसमें फेडरलिज्म वाला है। इसका मतलब क्या है, वहां पे 2 लेवल की गवर्नमेंट होगी या 2 से ज्यादा। और जो हम डार्क ब्लू देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे सऊदी अरबिया, चाइना का जो पार्ट है, उसमें हम देख पा रहे हैं कि वहां पे 2 लेवल की गवर्नमेंट नहीं होगी, क्योंकि वहां पर यूनिटरी गवर्नमेंट है, नाम ही है यूनिटरी, यानी वन ही टाइप की गवर्नमेंट, है ना, 1 लेवल की गवर्नमेंट। तो इस तरह से फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा फेडरलिज्म वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, से कॉन्सेप्ट के बारे में। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि फेडरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड फ्यूडस से निकला है, इसका मतलब क्या होता है, पैक्ट या फिर ट्रीटी समझौता, है ना। हमने देखा कि जो भी कंट्रीज फेडरलिज्म को फॉलो करती हैं वो क्या होती हैं, उन्हें फेडरल नेशन का, फेडरल स्टेट, फेडरल नेशन या फिर फेडरेशन कहा जाता है, ठीक। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज उसमें से सिर्फ 25 कंट्रीज ही क्या करती हैं, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यानी 192 में से सिर्फ 25 कंट्री। और तो और इन्हीं 25 कंट्री में 40% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। और हमने ये भी देखा कि जो पूरे वर्ल्ड का मोस्ट लार्ज कंट्रीज होंगे, यानी जो बड़ी बड़ी मोस्टली जो लार्ज कंट्रीज हैं, वो एक ही लेवल ऑफ, एक ही तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाती है। कौन सा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाती है। हमने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फायदे भी जाने हैं ना, और डिटेल में आगे हम बात करेंगे। पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा, जिस भी कंट्री में फेडरलिज्म चल रहा है वो कंट्री के लोग क्या है, झगड़े कम करते हैं, या उस कंट्री में झगड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वहां के लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले हुए हैं ना, तो लोग आसानी से अपना वर्क कर पाते हैं। ये सारा हमने देखा है। तो ये है फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। सो स्टूडेंट्स, अक्सर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि फेडरलिज्म क्या है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए हम उसी के आंसर देखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि कैसे फेडरलिज्म वर्क करता है। तो क्वेश्चन है, डिफाइन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो अब कई लोग अपना सर खुजाएंगे, बोलेंगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं कैसे वर्क करता है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाया। तो अरे देवता, जो कॉन्सेप्ट है वही उसका वर्किंग है ना। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं कि ये तो पूछा ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं था क्लास में। आप इस लेवल पे आ गए, 10th क्लास में जिस लेवल पे हैं उस लेवल में वर्ड्स बदल कर आपको सवाल पूछा जाता है। अब बोर्ड क्लास है ना, कुछ भी पूछा जा सकता है कहीं से भी, जवाब उसका एक ही होगा, एक ही तरह, डेफिनेशन ही लिखनी है, कॉन्सेप्ट ही लिखना है, पर बदल के लिखा गया, सवाल पूरा बदल के दिया जाएगा ना। एग्जैक्टली थोड़ी दिया सकता है। अब छोटी क्लास में थोड़ी है हम लोग कि एग्जैक्टली जैसा बुक में आपको सवाल था वैसा उठाकर दे दिया एक्सरसाइज से, है ना। आपको सवाल बदल के मिलेगा, कुछ वर्ड्स चेंज मिलेंगे और आपको समझना है ना। आपको अपनी समझ से ये मालूम करना है कि क्या पूछा जा रहा है और वही लिखना है, जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है। तो पूछा गया कि व्हाट इज फेडरलिज्म, है ना, डिफाइन करना है फेडरलिज्म को, तो सिर्फ फेडरलिज्म की डेफिनेशन देनी है। और एक बात याद रखिएगा, हम पहले ही बार बार बोलते हैं कि डेफिनेशन बिना एग्जाम्पल के अधूरी होती है। एग्जाम्पल पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल देना हो चाहिए, ठीक है। तो हम फेडरलिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे और उसका एग्जाम्पल लिखेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, explain the working of federalism, explain necessary condition for federalism, या how federalism is practiced, how federalism is followed, what is the concept of federalism। ये सारे सवालों का जवाब एक ही है जो हमने अभी तक पढ़ा, ठीक। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, वही जवाब है किसका, इस सवाल का। इतने सारे जो हमने सवाल पढ़े वही जवाब है। अब इसको लिखा कैसे जाएगा, तो आपको लिखना कैसे है, तो आपको पहले पूछा गया डिफाइन फेडरलिज्म और उसके बाद ये पूछा गया। तो ऐसा नहीं पहले आप कॉन्सेप्ट लिखिए फिर डेफिनेशन, भाई जो आपको पूछा गया पहले वो लिखिए। और एक बात याद रखिए, डिफाइन फेडरलिज्म एंड आल्सो एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। तो इसमें मार्क का ब्रेकिंग होगा। अगर मान लीजिए 5 नंबर का ये सवाल आता है तो ये कुछ ऐसा होगा 2 और ये
3 है ना, 2+3 इस तरह से इसका ब्रेकिंग होगा मार्क्स का कि 2 मार्क्स का डेफिनेशन है, 3 मार्क्स का इसमें एक्सप्लेनेशन है, या फिर 1 मार्क्स का डेफिनेशन है, 4 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं आप डिफाइंड फेडरलिज्म पूरा आधा पेज लिख रहे हैं और इसको 2-3 लाइन लिख रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। मार्क जो है वो ब्रेक होते हैं अलग अलग पार्ट में, उसी तरह से आपको क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको जवाब देना पड़ता है समझ के हिसाब से। अब डेफिनेशन क्या पूरे आधे पेज के लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। डेफिनेशन पे मार्क्स कम ही अलॉट होंगे, एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, तो हमें डेफिनेशन थोड़ी शॉर्ट में लिखनी होगी और एक्सप्लेनेशन थोड़ा लॉन्ग में लिखना होगा। तो ये सही तरीका है आंसर राइट करने का किसमें, एग्जाम में। बहुत सारे लोगों को आता है, वो बोलते हैं कि हम लिख कर आए थे एग्जाम में सर फिर भी मार्क्स नहीं मिले। अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा तो आपका नॉलेज वेस्ट है, आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो कोई फायदा ही नहीं। आप लिखना जरूरी नहीं है, सही तरीके से लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हम देखते हैं डेफिनेशन कैसे दी जाएगी। तो हम कैसे देंगे डेफिनेशन यहाँ पर, चलिए हम लिखते हैं इसका सही आंसर कि फेडरलिज्म क्या है और उसका जो वर्किंग है वो कैसे है। तो हमारा सवाल है डिफाइन फेडरलिज्म एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। हमारा क्वेश्चन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, तो हमारा आंसर भी कैसा होना चाहिए, 2 पार्ट में बटा होना चाहिए, बिल्कुल, ताकि एग्जामिनर को एग्जामिन करने में, आपका आंसर चेक करने में परेशानी बिल्कुल ना हो, उसे क्लियरली दिखे मार्क्स का डिवीजन और आपका आंसर का डिवीजन उसे क्लियरली दिखना चाहिए, उसी हिसाब से वो मार्किंग करेगा। तो ये सही कॉन्सेप्ट है आंसर लिखने का, ठीक है। हम सारे टॉपिक इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, बस आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि सिविक्स में या किसी भी तरह से क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं एसएसटी में, उसका एक जनरल आइडिया देने के लिए आपको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले पार्ट की, डिफाइन फेडरलिज्म, है ना। तो डेफिनेशन दी जाएगी, डेफिनेशन में डेफिनेशन ही होनी चाहिए, कुछ अदर एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी आप नहीं इसमें लिख सकते हैं ना, आपको डेफिनेशन ही लिखनी है। किसे कहते हैं फेडरलिज्म, तो लिखिए फेडरलिज्म में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इन उसमें क्या होती है, पावर डिवाइड होती है, इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड अदर कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देख आपको ध्यान क्या रखना है, डेफिनेशन एग्जैक्टली वो होनी चाहिए जो आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखी है। ऐसा नहीं कि रट के पूरा सेम टू सेम लिखिए, बट उसमें कुछ खास कीवर्ड जैसे कि पावर का डिवीजन और सेंटर और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ये होने चाहिए ना। बाकी को आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सूट करते हो, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम डेफिनेशन देंगे कि फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री, ऐसा भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, कोई गलत नहीं दे सकता इसको, ठीक। तो ये हो गया डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन दे तो एग्जांपल भी लिखिए। अब ये नहीं कि जहां खत्म हुआ उसी लाइन में एग्जांपल घुसा दिया जाए, एग्जांपल को क्लियरली लिखिए, नेक्स्ट लाइन से कीजिए आप, है ना। पैरा भी आप बना सकते हैं चाहे तो एग्जांपल यूएसए एंड इंडिया, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, या फिर फेडरेशंस, या फिर फेडरलिज्म फॉलोइंग कंट्रीज, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सिर्फ नाम लिखकर मत छोड़िए ना, क्या है इंडिया और यूएसए फेडरलिज्म है, नहीं, ये कंट्रीज फेडरलिज्म फॉलो करती है ना, तो हमें लिखना पड़ेगा कि यूएसए एंड इंडिया आर फेडरेशंस। एग्जांपल पूछा है तो आपको एग्जांपल थोड़ी बताना है, यूएसए थोड़ी फेडरलिज्म है, वो फेडरलिज्म पे वर्क करता है, इंडिया थोड़ी फेडरलिज्म है, ये फेडरलिज्म को फॉलो करता है। तो हमें लिखना पड़ा यहाँ पे कि यूएसए एंड इंडिया आर फेडरेशंस है, क्या है ये, फेडरेशंस है, इसकी हमने बात की है। अब आपका यहाँ पे पहला पार्ट क्लियर हो गया। अगर आप इतना क्लियर लिखें तो आपको जिस मार्क्स का डिवीजन है 2+3, तो आपको 2 मार्क्स इस पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की, तो सेपरेशन दिखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या बताने जा रहे हैं, उसका वर्किंग, तो आप लिखिए वर्किंग ऑफ फेडरलिज्म या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, ऐसा आपको अलग से लिखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनर को सही सही वो दिखाई दे जाए ना क्या हम लिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। तो हमने फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। तो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट ने हम पढ़ा कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी फेडरल जो स्टेट होता है, फेडरल कंट्री जो होती है, वहां पे कम से कम एक ऐसी लेवल की गवर्नमेंट होती है जो पूरे नेशन के लिए वर्क करेगी, जो कॉमन इंटरेस्ट होगा पूरे नेशन का, पूरे कंट्री का, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, और दूसरे लेवल की गवर्नमेंट या फिर अदर यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब इसको भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने पड़ेगा, 3-3 लाइन 4-4 लाइन कि 3 मार्क्स का होना चाहिए ना, सिर्फ 2 लाइन लिख देने से आपको 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ स्पेस की कमी के कारण हमने वो लिखा नहीं है, आपको अपनी समझ से वो लिखना है, और वो आप अपने मन से लिख सकते हैं जो आपने समझा हुआ है, बुक का रटा हुआ है, कहीं का कोई जरूरी नहीं है। आपने जो समझा हुआ कि क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द होल कंट्री, इसका मतलब आप लिखिए कि देयर इज ए गवर्नमेंट विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस वर्क्स फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, है ना, इट एडमिनिस्ट्रेट द होल कंट्री, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आप लिखिए
दूसरा के बारे में कि इसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में वर्क करती है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट होगी या लोकल गवर्नमेंट होगी, ये क्या करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं, है ना। इनके काम अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो इनके कामों के एग्जाम्पल भी इसमें डाल सकते हैं। एग्जाम्पल ये काम है, जैसे इसका काम है साफ सफाई, हाइजीन, क्लीनलीनेस, इसका काम है कंट्री की सिक्योरिटी, है ना। ऐसा आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपका परफेक्ट और प्रॉपर आंसर बनेगा किसके ऊपर, फेडरलिज्म के डेफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स पॉलिटिक्स का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म का फर्स्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने बात की फेडरलिज्म के ओरिजिन की, फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट की, साथ ही साथ हमने फेडरलिज्म का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके वर्किंग की भी बात की है। हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं। हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म जो है उसके ओरिजिन में देखा कि ये लैटिन वर्ड फ्यूडोस से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, ट्रीटी या फिर कोई पैक्ट। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म सिर्फ लार्ज कंट्रीज ज़्यादा फॉलो करती हैं क्योंकि वो उनकी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, अच्छे से अपना लेता है। और हमने पढ़ा कि सिर्फ 25 कंट्रीज ही है पूरे वर्ल्ड में जो क्या करती है, फेडरेशन ऑफ स्टेट से फेडरलिज्म फॉलो करती हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि जो भी मोस्ट लार्ज कंट्रीज होंगी वही फॉलो करती हैं। ठीक, और इसमें हमने पढ़ा कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन देखी कि इसमें पावर डिवाइड होती हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर फॉर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री या फिर स्टेट या फिर गवर्नमेंट। ठीक, ये हमने बात की। फिर हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि फेडरलिज्म में होता क्या है कि एक फेडरेशन लेवल का जो गवर्नमेंट होगा या स्टेट होगा या नेशन होगा, उसमें एक सेंट्रल लेवल की या फिर ऐसी गवर्नमेंट होगी जो पूरे कंट्री के लिए वर्क करेगी, या जिसमें कॉमन इंटरेस्ट होंगे पीपल के। दूसरा हमने बात किया कि ऐसी लेवल की गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी। फिर हमने देखा कि अगर आपको सवाल पूछा जाए एग्जाम में कि डेफिनेशन क्या है फेडरलिज्म की और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वर्क करता है, तो उसे किस तरह से लिखना है एग्जाम्पल के थ्रू, ये सारा हमने पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो फेडरलिज्म परफॉर्म होता है वो किस बेस पे होता है। यानी कि आपका क्वेश्चन ये है कि इंडिया में जो इंडिया इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, इंडिया में फेडरलिज्म परफॉर्म होता है तो वो क्यों होता है, हमारा कौन से रूल के हिसाब से हमारे यहाँ फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, अकॉर्डिंग टू विच रूल फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। तो आप सही जवाब कमेंट में लिख दीजिए। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक ये नॉलेजफुल वीडियो पहुँचे और इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। तो ऐसे ही आप देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।